रीजन क्या लिखेंगे आप? हाँ, रीजन लिखिए। रीजन इसका ये है कि Q1 एंड Q2 जो भी दो चार्जेस हैं, दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल का भी फोर्स आ जाएगा। अब आप समझ लेना कि वाटर मॉलिक्यूल क्या कैसा है, न्यूट्रल है, बट इट हैज एबिलिटी टू क्या, अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज। उसके पास में रखोगे बिकॉज ऑफ क्या, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, तो जिस मीडियम का पोलर बिहेवियर जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम का एप्सिलॉन उतना ही क्या होगा, हाई होगा। अब हमने वैक्यूम को एक तरह से कितना दे दिया है, वैक्यूम को हमने 1 मान लिया है, जो 8.85 × 10⁻12 होता है। तो वैक्यूम को हमने बेस मान लिया है, फिर हम सबको किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो आपके दो फॉर्मूले आ गए भाई, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, 1/4πε0 और एक फॉर्मूला क्या गया, 1/4πε, है ना। एक किसके लिए, वैक्यूम के लिए, और दूसरा किसके लिए, मीडियम के लिए। अब यार एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सा पॉइंट है, ये भी आपको मिलेगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एकेडमिक में तो नहीं, कॉम्पिटिशन में बहुत पूछता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। पहले आपको समझा दूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ध्यान सुनना, क्वेश्चन जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स F है बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, व्हेन दे आर इन वैक्यूम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज F। नाउ दे आर प्लेस्ड इन ए मीडियम, है ना, एक मीडियम में रख दिया है, तो फोर्स क्या होगा उनके बीच में, जैसे मैंने वाटर में रख दिया फॉर एग्जांपल, है ना। तो जो उन चार्जेस के बीच में फोर्स है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, बाय 81 टाइम्स नहीं, वो अनचेंज रहेगा। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो मैंने आपको ये बोला कि दो चार्जेस कहाँ थे, वैक्यूम में थे, फिर उनको पानी में ले गए, पानी में ले गए तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, 81 टाइम्स कम हो गया। किसने कम किया, अरे भाई सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स उन्होंने फोर्स लगाया, कम कर दिया, उसको बात खत्म। अब मैंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पहले दो चार्जेस वैक्यूम में है, फिर दो चार्जेस को ले जाके वाटर में रखा, तो जो फोर्स उन चार्जेस के बीच में है उस पर क्या फर्क पड़ा, यार उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फोर्स अभी भी उतना है, तो फिर फोर्स चेंज क्यों हुआ बताओ यार, उन पे और मॉलिक्यूल्स का फोर्स आने लगा, नहीं समझे। सपोज करो एक चार्ज मैं हूं, एक चार्ज आप हैं, हमारे बीच में कोई अट्रैक्शन है, हम लोग वैक्यूम में है, ठीक है, और तुम सराउंडिंग में लाके और मॉलिक्यूल्स को डाल दो, फिर क्या होगा बताओ, वो मुझे भी खींचने लगेंगे और वो तुमको भी खींचने लगेंगे, तो क्या चेंज हुआ बताओ। अरे भाई जो हमारे बीच का नेट फोर्स था ना, मेरे ऊपर लगने वाला नेट फोर्स चेंज हो गया, तुम्हारा फोर्स तो था ही, और साइड में जो मॉलिक्यूल्स है उनका फोर्स भी आ गया, क्या चेंज हुआ यार, हमारा तुम्हारा फोर्स अभी भी उतना ही है, समझ गए आप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो दो चार्जेस के बीच का अपना फोर्स होता है, क्या वो चेंज करता है मीडियम पे, वो क्या रहता है, फिर चेंज क्या करता है, एक चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो चेंज करता है। कौन चेंज करता है उसको, सराउंडिंग। तो लिख लेना, इससे क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन क्या है वो कॉन्सेप्ट लिख लो। देखो, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। अब वर्ड्स पे ध्यान देना, किसकी बात हो रही है, मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, उनके बीच का फोर्स है, दैट विल नॉट चेंज, है ना। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, बट net force acting on a charge but net force acting on a charge changes when medium is changed। पास समझ में आ रही है। तो जेईई में आया क्वेश्चन है, मेडिकल में पूछा गया है कि दो फोर्सेस के बीच का जो अपना पर्सनल फोर्स है, दो चार्जेस के बीच का, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो उस पर कोई भी फर्क
नहीं पड़ेगा, आप मीडियम चेंज कर दो। लेकिन क्या चेंज कर जाएगा, किसी एक चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स चेंज कर देगा। तो भाई हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ये किसका फॉर्मूला है बताओ? जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, एक हमने वैक्यूम का फॉर्मूला पढ़ा है ना, और जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन बोलेंगे। ये किसका फॉर्मूला है? ये दो चार्जेस के बीच का फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, एफ नेट। उस पर एफ नेट लिख देना। एफ नेट समझ गया ना, उस चार्ज पे लगने वाले बाकी सारे चार्जेस का फोर्स भी और उनका आपस का फोर्स भी। क्लियर पॉइंट? अब लिखिए आप हेडिंग, रिलेटिव परमिटिविटी, हेडिंग लिखिए रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और OR और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो क्या होता है यार, कैसे लिखते हैं, और एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। के क्या है यहाँ पे, के को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि वैल्यू ER की इक्वल होती है। ER को क्या बोल सकते हैं, मतलब दोनों बातें एक ही हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो सीधी सी बात है ना, कि किसी मीडियम की परमिटिविटी को किससे डिवाइड कर दें। अगर आप किसी मीडियम की परमिटिविटी को आप वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना हाई होगा उसका क्या मतलब होगा बताओ। मतलब मैं तुमको दो मीडियम दे दूं मैं, है ना, और बोलूंगा एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, एक का कम है, या एक की रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा है कि कम है, तो तुम क्या फील करोगे बताओ। सारे बच्चे सोच के आंसर दें कि अगर मैं आपको दो मीडियम देता हूं, है ना, जितना मैंने अभी डिस्कशन किया उसके बेसिस पे बताओ कि मैं आपको दो मीडियम दूं, बोलूंगा यार एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, एक का कम है, तो तुम्हारे अंदर क्या फील आएगी, मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका पोलर बिहेवियर ज्यादा होगा और उसमें डालने पे फोर्स कम हो जाएगा। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा उसका पोलर बिहेवियर भी कम होगा और उसमें फोर्स ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। भाई जितना ज़्यादा पोलर होगा वो उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा ना, समझ रहे हो आप। तो एक तरह से देखा जाए तो जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो आपका एप्सिलॉन आर है, जो एप्सिलॉन है, सब किसको मेजर कर रहे हैं बताइए भाई, ये सब पोलर बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये सब के सब मीडियम के पोलर बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं, जो जितना हाई होगा। और के हमने क्यों बना दिया, कि हमने इसलिए बना दिया कि हमें यह पता चल जाए कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना वो पोलर है। वैक्यूम का पोलर बिहेवियर कितना हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया ना भाई। वैक्यूम में कोई पोलर बिहेवियर होता है, अरे वैक्यूम तो खाली होता है ना भाई। तो उस जीरो को हमने 1 बना दिया है, नहीं समझे। एयर का जो पोलर बिहेवियर होता है वैक्यूम का वो जीरो होता है, मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो आप देखो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा बताइए आप,
अरे भाई कोई वैक्यूम का बोलेगा तो क्या लिखोगे आप? एप्सिलॉन नॉट लिखोगे अपॉन, तो वैक्यूम का कितना हो गया बताओ? वैक्यूम का 1 होता है। तो एक तरह से जिसमें पोलर बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें पोलर बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है, उसका डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना हो गया? 1 हो गया। फिर उसके ऊपर से स्केल स्टार्ट होती है, समझ गए आप? तो लिख लेना डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम इज 1। हाँ अच्छा लिख लो लिख लो। भाई नोट कर ली कहानी? क्या गर्मी लग रही? क्या टेम्परेचर बढ़ा दिया क्या किसी ने? हाँ स्विंग ऑफ है उसका, चल तो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी ने? तुम्हारे पास तो नहीं है? भाई समझ ना, जिसमें पोलर बिहेवियर 0 है उसका डायरेक्टिव कांस्टेंट 1 है, उसको हमने 0 असाइन नहीं किया, समझ गए ना? वैक्यूम में पोलर बिहेवियर बिल्कुल क्या है? 0 है, उसका मैं डायरेक्टिव कांस्टेंट 1 असाइन कर दिया, फिर उसके रिस्पेक्ट में सारा मेजर करते हैं, ठीक है? अब ये टेबल लिख लेने के बाद देख लेना, मुझे याद नहीं है, वाटर में 81 टाइम्स होता है, ठीक है? हाँ सर अगर कांस्टेंट 0 हो गया, नहीं 0 नहीं हो सकता नो बेटा, वैक्यूम को 1 दे दिया ना, वैक्यूम को 1 दे दिया और बाकी सबका 1 से ज्यादा होता है, 0 हो ही नहीं सकता है कांस्टेंट, मीनिंगलेस, समझे आप? क्या बन गया फॉर्मूला बताइए आप? फॉर्मूले को दोबारा से लिखते हैं। क्या था फॉर्मूला? ये फॉर्मूला था ना। इस फॉर्मूले की फॉर्म आपको कभी कभी ऐसे भी मिलेगी। अच्छा एप्सिलॉन आर कितना था बताइए? अरे भाई बोलते रहो कितना था ये? एप्सिलॉन अपॉन, तो यहां से एप्सिलॉन कितना आ जाएगा? तो आपको बुक में फॉर्मूला इस फॉर्म में भी मिल सकता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और कितना? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला इस फॉर्म में भी मिल सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके प्लेस पे क्या? K, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्म में भी आपको फॉर्मूला मिल सकता है, ठीक है? तीनों फॉर्मूले जैसे ही हैं। एप्सिलॉन को ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा। ये रेयरली यूज़ होता है, आपकी जो बुक्स में सिंबल यूज़ किया जाता है वो आप में डायरेक्टिव कांस्टेंट वर्ड ज़्यादा यूज़ करता है, रिलेटिव परमिटिविटी वर्ड को बहुत ही वो रेयरली यूज़ करता है, तो दे हैव सेम मीनिंग, ठीक है? दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। भाई बस एक सेकंड रुको, लिख लो लिख लो लिख लो। अरे उसको तो लिखना भी नहीं था। अरे बुक मंगा ली तुमने, सिंगेज मंगा ली तुम लोगों ने? कोई लेके आया बुक? अभी सिंगेज नहीं किसी की, ऑर्डर कर दो भाई। कल के लेक्चर के बाद
आपकी 2 एक्सरसाइज पूरी हो जाएंगी सिंगेज की, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे एक साथ। बस आज ही तक रिलैक्स था। मंडे को जब आप क्लास करोगे तो सीधे 2 एक्सरसाइज का काम हो जाएगा और 40 क्वेश्चन का सॉल्व एग्जाम्पल हो जाएंगे, इलस्ट्रेशन। इसे मंगा लो, ऑर्डर कर लो। हाँ 11th क्लास का भी डिस्कस करते हैं तुम लोगों से। हाँ भी रुक जाओ, थोड़ा सा होल्ड करो यार, भी 2-4 दिन अभी वो करो जितना कर रहे थे, जो कर रहे थे वो थर्मो केटीजी करते रहो अभी, है ना। अभी इस पे फोकस कर लो। और भाई 15 डेज पे मैं 11th वाला टेस्ट लेता रहूँगा, है ना। अभी मैंने आपको बोल दिया है वेक्टर्स रिवाइज कर लेना। 15 अप्रैल के आसपास टेस्ट हो, जो भी संडे होगा तो उसमें आपका वेक्टर्स आएगा, डायमेंशंस आएगा और एरर्स। तो उनकी मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर लूँगा, समझे। 1-2 क्लास लगा के मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर लूँगा, डायमेंशंस की, एरर्स की और किसकी, वेक्टर्स की। उसका टेस्ट दे देना। फिर नेक्स्ट 15 डेज के बाद फिर काइनेमेटिक्स का टेस्ट हो जाएगा। 1-2 क्लास ला के मैं डाउट से लूँगा, तो आपका रिविजन चलता रहेगा। देखो भाई फिजिक्स आपको 3-4 बार रिवाइज करके जानी पड़ेगी सबको भाई, नीट वालों को तो और ज़्यादा। अगर 99 लाना है, 99 को बहुत अच्छा नहीं होता वैसे, लेकिन फिर भी अगर 99 परसेंटाइल लाना है, रिस्पेक्टेबल होता है। 99 का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक आपकी 10,000। भाई 1 परसेंटाइल का मतलब कितना होता है पता है? 1 परसेंटाइल का मतलब होता है 10,000। 10 लाख बच्चे बैठते हैं लगभग, थोड़े कम हो गए तुम्हारे जेई में। कितने हो गए? 7-8 लाख बैठते हैं ना। कितने बैठते पिछली बार? अच्छा 12 थे। हाँ यार बढ़ गए थे, ठीक है बढ़ गए थे। तो आपको फिजिक्स कम से कम फाइनल एग्जाम से पहले 4 बार रिवाइज करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। अभी तुमने 11th एक बार खत्म की, एक बार हुई है, ध्यान रखना। अभी आप दूसरे राउंड पे आए ही नहीं हो। जब ये वाले आप टेस्ट दोगे, है ना, तो आपका जाके राउंड 2 कंप्लीट होगा। फिर एक बार दिसंबर से पहले, फिर एक एग्जाम से जस्ट पहले। तो जब 4 बार रिवाइज करो तब जाके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। पहली बार में कहाँ, पहली बार तो सीखते हो सिर्फ, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो एटलीस्ट 4 बार करोगे तो जाके 99 पहुँचोगे, ये सब में रहेगा। और फ़ायदा पता है, और उसका ये होता है कि पहली बार जब आप रिवाइज करते हो तब तो आपको टाइम लगता है, दूसरा तीसरा रिवीजन बहुत तेज होता है। तो आपने एक बार ढंग से कर लिया, अगली बार रिवाइज करोगे जब, जैसे अब आपसे मैं टेस्ट लूँगा तो आप डायमेंशंस करके आओगे, एरर्स करके आओगे, ये सब करके आओगे ना, तो आपको इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। आपको लगे क्वेश्चन हो रहे हैं, वो 11th वाला स्ट्रगल नहीं होगा। 2-4-5 डाउट्स आएंगे, आके पूछ लोगे। फिर जब 3rd वाला रिवीजन करोगे ना, और तुमने 7 में सेकंड रिवीजन बहुत अच्छा कर रखा है, तो 3rd में तुमको कहीं दिक्कत ही नहीं आने की, पता है, तुमसे सारे क्वेश्चन स्मूथली हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। और यही नीट में जो बच्चा एक बार पढ़ता है ना, सिर्फ एक बार, तुमको बता रहा हूँ, मेरा इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, जो एक बार बहुत ढंग से पढ़ता है सब कुछ, पूरी 11th उसने बहुत ढंग से सिंगेज सॉल्व कर रखी है, उसने रिवाइज नहीं किया प्रॉपर, उसकी परसेंटाइल बैठती है इसके आसपास 90-92। मतलब ऑल इंडिया 80,000 बच्चों में होते हो कहीं, जो एक बार थोड़ा ढंग से रिवाइज कर लेता है ना। एग्जाम से पहले पूरे साल उसने 11 ढंग से एक बार कर ली, 12, वो बच्चा 96-97 पहुंच जाता है। मतलब आप ऑल इंडिया 30,000 में आ जाते हो, मतलब आप NIT की रेंज में आ गए, समझे। और जो तीसरा चौथा रिवीजन मार रहता है, प्रॉपर टेस्ट दे देता है, वो फिर क्रॉस करता है 99.5 या 98.5 की कैटेगरी। मतलब अब आप 10,000 रैंक में आ गए एक तरह से। तो ये ध्यान करना। हाँ पर क्लास ओवर कर दी मेरे पास, है ना। तो वही कह रहा हूँ मैं कि आपको